हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वाजीखंड का फोर्थ पार्ट पुमानजात बलादिक, जिसमें टोटल जो 12 योग हैं। तो आप चरक संहिता चिकित्सा स्थान को निकाल लीजिए, पेज नंबर 84 और पहला श्लोक निशान लगा लीजिए। यानी जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष बलवान होकर अपनी इच्छा अनुसार स्त्री के पास गमन करता है वो शीघ्र संतान प्राप्त करता है। अब वैसे द्रव्यों के उपदेश इस अध्याय में किया जाएगा कर रहे हैं। तो जो सेकंड श्लोक है उसको निशान लगा लीजिए, दूसरा तीसरा श्लोक है जो, और इसके बाद फोर्थ श्लोक को निशान लगा लीजिए, शरीर बल तथा संतानोत्पत्ति का संबंध। यानी सभी मनुष्य बलवान होते हैं यह निश्चित नहीं है, और सभी मनुष्य संतान वाले होते हैं यह भी निश्चित नहीं है। ठीक है, अभी देखें, बड़े संतान वाले पुरुष स्त्रियों में दुर्बल होते हैं और अल्प बल वाले पुरुष स्त्रियों में बलवान होते हैं, यानी गर्भधान कर योग। अगले पेज पर आ जाइए, 9 नंबर पेज पर, पूर्व कर्म। पहले वमन विरेचन के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके बल का विचार करके शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाले अनुवासन के साथ निरु वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी 9 नंबर श्लोक का हिंदी रेफरेंस आप निशान लगा लीजिए, वृश्य वस्तुओं को भी निशान लगा लीजिए। ये जो 10 नंबर श्लोक है कि दूध और मांस रस प्रधान रूप से भक्षण करने वाले व्यक्तियों को घृत, तेल, मांस, दूध, चीनी, मधु मिलाकर बस्तियां देनी चाहिए। 11 में कोलवत गुट्टिका। इसके बाद वृश्य मांस रस, ये पूछ सकते हैं, वृश्य मांस गुट्टिका, वृश्य मांस रस, वृश्य घृत भ्रष्ट मत्स्य मांस, 2 वृश्य पुपीलिका। जैसे वृश्य घृत भ्रष्ट मत्स्य मांस, जैसे ताज़ा रोहू मछली या शफरी पुठ या सिगरी मछली को गर्म घृत में भूनकर जो पुरुष खाता है उसका शुक्र स्त्री से मैथुन करने पर भी क्षीण नहीं होता, अर्थात शुक्रवृद्धि पूर्ण रूप से होती है। रोहू मछली को घृत में भूनकर बकरे के मांस रस में पकाते इसमें खट्टे अनारदाने का रस या आंवला का रस डालें। जब वह पाक हो जाए तो संतान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मछली खाकर ऊपर से मांस रस को पीवे। ठीक है, यानी जो 87 नंबर के है ना ऊपर पैराग्राफ, वो आप निशान लगा लीजिए। पूछ सकते हैं कौन सी मछली सबसे बेटर है इस चीज़ के लिए। 2 वृश्य पुपलिका, ये कैसे बनानी है? एक रोहू मछली को साफ कर कूट कर अच्छे प्रकार पीस कर उसमें हींग, सेंधा नमक, धनिया मिलाकर पीस ले। गेहूँ के आटा का मिलाकर सान कर गोघृत में पुपलिका पकावें। दूसरा, गोघृत अनारदाने का रस और सेंधा नमक के साथ रोहू मछली को भैंस के मांस रस में पकावें। जब पकाते पकाते मांस रस सूख जाए तब उस मछली को भली प्रकार पीस लें और उसमें मरीच, जीरा, धनिया, थोड़ी हींग और नूतन घृत में डालें। अब उड़द के आटे के भीतर कचौड़ी के समान भरकर पुपलिका गोघृत में पका लें। ये दोनों पुपलिकाएं सेवन करने पर ब्रंगण बलवर्धक, हर्षदायक, सौभाग्यदायक, पुत्र कारक और उत्तम शुक्रवर्धक होता है। ठीक है, ये 2 नंबर। इनमें से बस आपको ये रखना है कि यार एक में रोहू मछली को यूज़ करना है, दूसरे में रोहू मछली के साथ भैंस के मांस रस को पकाना है। ठीक है, वृश्य मसादी पुपलिका, ये योग भी आप निशान लगा लीजिए। और ये अपत्यकर घृत, इसमें गोघृत 1 तुला लेना है, विदारिकन का चूर्ण, पीपर का चूर्ण 1 प्रस्थ वंश। ठीक है, इतना याद रखना है। वो दूसरा अपत्यकृत घृत, इसमें 5 योग हैं, शतावर, विदारिकन, उड़द के वंश, कबीज और गोखरू को जल में अलग अलग बनाकर गोघृत 1 प्रस्थ, घृत से 8 गुना गोदूध लेकर उसमें 1 में पिलाकर घृत पकावें। नीचे वृश्य गुट्टिका, वृश्य गुलिका यानी उदुम्बर सम बड़े गुलर के समान गुट्टिका बना कर रखें। वृश्य उत्कारिका,
इसमें मिश्री या चीनी 100 पल है, उसका आधा पल 25, जो 50 पल है ना नूतन घृत मिश्री का चतुर्थांश, 25 पल मधु और जल परत मिलाएं। इसकी केवल मात्रा याद रखनी है। वृश्य द्रव्य का गुण, ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यत्किंचित् मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रंगणम गुरु हर्षणम मनश्चैव सर्वतद्वृश्यम उच्यते। शुक्रोदय का काल, इसमें 39 नंबर श्लोक है। यथा मुकुल पुष्प यशोस्व गंधो न उपलभ्यते शुक्रम वाजिकांड। ठीक है, यानी इसमें वृश्य गुलिका गुरुमोर्सम बताई गई है, जो गुट्टी का है। अब अगले पेज पे आ जाइए आप। मैथुन के योग्य आयु, सुश्रुत जो है वो 25 से 80 वर्ष तक मानता है। सहवास के योग्य आयु अच्छी है। तो इसमें अब 40 नंबर श्लोक है। नते वे षोडशाद वर्षात सप्त्या प्रत्यो न जाए, यानी 16 के पहले और 70 के बाद आपको स्त्री संयोग नहीं करना है। आयुष कामो नर स्त्री भी संयोग कर दो मैथी। इसके बाद 41 नंबर श्लोक, बाल्यावस्था में मैथुन निषेध का आधार। अति बालो हांसल पर्ण सर्वधातु स्त्री वर्जन उपशुष्य सहसा तड़ागमी काजलम। 42 नंबर श्लोक, 43 नंबर श्लोक, वृद्ध पुरुषों में मैथुन निषेध का आशय। इसका हिंदी रेफरेंस पढ़ना है। 43 नंबर श्लोक, जरिया चिंत्या शुक्रम व्याधि विक्रम कृष्ण, यानी शुक्र 6 के कारण कितने हैं? 6 कारण माने गए हैं। आपको संख्या ज़्यादा याद रखनी है। श्लोक एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा सारा। अल्प मैथुन शक्ति में हेतु, इन्हें 8 कारण माने गए हैं। फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, जो श्लोक आप देख रहे हो इसमें। जैसे 44, 45 नंबर श्लोक आप निशान लगा लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद 46 नंबर श्लोक, शुक्र का स्थान। रस इक्षो यथा यदि सर्पिस्तेलम तिले तथा तिले यथा सर्वत्रानुगतम दे शुक्रम स्पर्शने तथा। ठीक है, विमर्श में जो तीनों पॉइंट है वो आपको टिक करके पढ़ने एक बार। इसके बाद शुक्र के बाहर निकलने का कारण जो बताया गया 47 नंबर। इसके बाद 48 नंबर श्लोक, 49 नंबर श्लोक को आप निशान लगा लीजिए। शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण। अब आप आ जाइए 50 नंबर श्लोक पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शुद्ध शुक्र का लक्षण है। बैला मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुचय शुक्रम फलवत संशयम। यानी जो शुक्र बैल गाढ़ा रस में मधुर गुण में स्निग्ध दुर्गंध रहित, गुरु पिच्छिल वर्ण में शुक्ल और श्राव के समय अधिक मात्रा में निकले हुए शुक्र निसंदेह फलयुक्त होता है और अर्थात संतान रूप फल को देने वाला होता है। इसके बाद जो वाजीकरण की निरुक्ति है, यह नारीषु सामर्थ्य वाजी वल्लभ तेनरे व्रजे च वेदिकम यन वाजीकरण में उतत। 51 नंबर श्लोक को निशान लगा लीजिए। इसके बाद जो विमर्श दिया गया है 51 नंबर श्लोक में नीचे या अन्यत्र, इसके 3 भेदों का वर्णन स्पष्ट पाया जाता है। जैसे शुक्र श्रुति करम किंचित किंचित शुक्र विवर्धनम, श्रुति वृद्धि करम किंचित त्रिविधम वृश्यम उच्यते, ये वाला। - 53 नंबर श्लोक, हेतुरुपदेश योगा द्वादश, चौथवा ये वाला। यद पूर्व मैथुनात् सेवम यद मैथुनादनु शुक्र विनिश्चय है, ये लिखा हुआ है ना। इसके बाद जो उपसंगार लिखा हुआ है इसमें है ना कि यार पुमान जातिक बुलादिक में नामक इस अध्याय में वाजीकरण को तुम 12 योग
मैथुन से पहले मैथुन के बाद किन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जब तक स्त्री का सेवन मैथुन नहीं करना चाहिए। शुक्र के विषय में सभी बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये आप आराम से निशान लगा लीजिए। कोई भी पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो AIA PGET की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे वाजीकरण चिकित्सा स्थान में जो दिया गया अध्याय वाजीकरण अध्याय, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इतने प्रश्न पूछे नहीं जाते। हाँ, कुछ एक योग वगैरह पूछ सकते हैं या कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं, या एक योग उठाकर पूछेंगे कि यार ये कौन से चैप्टर में से आए। ठीक है, ये इतना पूछ रहे हैं तो आपको एक बार बस निशान लगाकर एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसकर अपना टाइम बर्बाद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।